इंडिया के बाजू में बहुत जल्द एक नया देश खड़ा होने वाला है। जी हां, अमेरिका बहुत ही जल्द बांग्लादेश को तोड़कर इंडिया के बाजू में एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने वाला है। और यह मैं नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी कह रही है। 24 मई 2024 को एक स्पीच में उन्होंने सीधा यूएस पर यह आरोप लगाया कि जल्द ही यूएस बांग्लादेश के पास एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। उन्होंने यह तक बताया कि इसके लिए बकायदा उनको ऑफर तक दिया गया था। अगर वो बांग्लादेश के पास लोकेटेड ये आइलैंड सेंट मार्टिन्स यूएस को देती है तो अमेरिका उन्हें बिना किसी मेहनत के 7 जनवरी 2024 में हुए बांग्लादेश नेशनल इलेक्शंस में बड़े ही आसानी से जिता देगा। लेकिन यू नो व्हाट, ये बात जितनी कंसर्निंग बांग्लादेश के लिए है उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान इंडिया को हो सकता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इस नए देश के लिए यूएस इंडिया के भी कुछ हिस्सों को तोड़ देगा, स्पेसिफिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ हिस्सों को। और यूएस ऐसा कर सकता है या नहीं, इस बात पे रत्ती भर का भी डाउट मत रखना, क्योंकि यूएस ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। अपने पर्सनल फायदे के लिए दूसरे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उसे 2 हिस्सों में तोड़ देना, ये एक्चुअली में यूएस की एक तरह से खूबी रही है। आपको याद होगा आज से कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अमेरिका की सारी एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजीज को डिकोड करके आपके सामने रखा था, जो आप यहां पर आई बटन दबाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। यूएसए कैसे घुसता है उन रीजन्स में जिस रीजन में उसका फायदा है, और फिर वहां पे जाके वहां का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही चेंज कर देता है, पपेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करता है, अपने फायदे में सिचुएशन को क्रिएट करता है। और कई केसेस में तो इंटरेस्टिंगली उन देशों को पता तक नहीं होता, एंड में जाकर उन्हें पता चलता है कि अमेरिका उनके साथ गेम खेल गया। अब आगे भी मैं आपको डिटेल में एविडेंसेस के साथ इस बात को प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल द मेजर क्वेश्चन इज बांग्लादेश को यूएस 2 टुकड़ों में आखिर कैसे तोड़ेगा। वो कौन से एरियाज होंगे जो सेपरेट होकर एक नया देश बनाएंगे, और सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया। इंडिया का क्या फ्यूचर होगा इससे? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अप्रैल 2023 में शेख हसीना बांग्लादेश के पार्लियामेंट में यह कहती है कि यूएस बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है और एक नई पपेट गवर्नमेंट लाना चाहता है। और शेख हसीना के एलिगेशंस कुछ हद तक सही भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, पिछले 5 सालों में यूएस ने एक भी बार बांग्लादेश को डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया। इवन पिछले 2 इलेक्शंस को तो यूएस ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मानता तक नहीं है। साल 2013 में यूएस ने बांग्लादेश को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंडर मिलने वाले ट्रेड बेनिफिट्स को भी खत्म कर दिया था। और अब तो वो बांग्लादेश पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाते आ रहे हैं। सो क्लियरली यहां पर इन सभी हलचलों से ये तो पता चलता है कि यूएस बांग्लादेश से कुछ बहुत खुश नहीं है। बट यू नो, हमेशा से ही यूएस के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ऐसे नहीं थे। अगर आप इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डीपली एनालाइज करोगे ना, तो यूएस यहां पर अपने कैरेट और स्टिक टैक्टिक के अकॉर्डिंग पहले बांग्लादेश को कैरेट ऑफर कर रहा था। जैसे एक समय पर तो यूएस बांग्लादेश को अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बताता था। इनफैक्ट यूएस ही इकलौता वो कंट्री था जहां से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी। और कुछ साल पहले दोनों ने अपने बायलैटरल रिलेशंस की गोल्डन जुबली तक सेलिब्रेट की थी। सो अचानक से ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? वेल, इसे समझने से पहले ना यूएस के इस रीजन में जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसे आपको समझना होगा। बिकॉज यूएस का एक पैटर्न रहा है, वो हमेशा रीजन्स में अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से घुसता है और फिर उसको नैरेटिव चलाकर कुछ भी दिखा दिया जाता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने आए हैं या फिर हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने आए हैं। सो इस बार यूएस का इस रीजन में पर्सनल इंटरेस्ट है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये वही जगह है जिसके बदले में यूएस ने शेख हसीना को इलेक्शन जिताने का वादा तक किया था। बट जैसे ही हसीना ने यूएस के ऑफर को ठुकरा दिया, उसके बाद से वो बांग्लादेश को धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। धमकी कुछ इस तरह होती कि अगर वो खुद से ही उन्हें वो आइलैंड नहीं देती है तो यूएस उसी आइलैंड पर एक नया देश बना देगा। अब एक्चुअली में ना इस पूरे इशू की शुरुआत साल 2003 में होती है, जब यूएस ने इस आइलैंड पर अपना एक एयर और नेवल बेस बनाने का प्रपोजल रखा था। बट बांग्लादेश हर बार उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दे रहा था। सो तब से उनके बीच में ये टसल चालू हो गया। लेकिन अभी यूएस इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ अपना कंट्रोल चाहता है। उसे एक नया देश बनाकर वहां पर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बिठाना चाहता है, ताकि वो बे ऑफ बंगाल के इस रीजन में अपना एक नया पावर सेंटर बना सके। अब जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं ना कि तो अच्छा है ना कि इंडिया का दोस्त यूएस अब हमारे बाजू में आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इस देश को बनाने के लिए यूएस हमारे भी 3 स्टेट्स को तोड़ना चाहता है। अब वो कौन से स्टेट्स है, इसको जानने से पहले वी शुड नो कि यूएस को इस रीजन में क्या हिडन इंटरेस्ट है। बेसिकली अगर ये आइलैंड यूएस को मिल जाता है तो इससे यूएस के 3 मेजर फायदे होने वाले। बेनिफिट नंबर 1, टू काउंटर कॉक्स बाजार। देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूएस चाइना को अपना आज के तारीख में मेन राइवल मानता है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड कॉक्स बाजार पोर्ट के एकदम क्लोज है, जिस पर चाइना का पूरा कंट्रोल है। रीजन इज क्योंकि कॉक्स बाजार को पूरा चाइना ने ही डेवलप किया था। अब अगर यूएस यहां पर आ जाता है तो इस रीजन में उसको अपर हैंड मिल जाएगा और वो चाइना पर बड़े आसानी से नजर रख सकता है। अब सिर्फ सर्वेलेंस रखने के लिए यूएस इतनी मेहनत नहीं कर रहा। अगर आप मैप में देखोगे ना, तो अगर यहां पर यूएस अपना नेवल बेस बना लेता है तो इसी से लेवरेज होगा उसका बेनिफिट नंबर 2, एंट्री इनटू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब मलाक्का स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस आई डोंट इवन थिंक मुझे आपको समझाने की भी जरूरत है। बेसिकली यहां से दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है और अमेरिका के सबसे बड़े राइवल चाइना का भी 75% ऑयल ट्रेड यहीं से पास होता है। इवन चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये रूट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पॉइंट ब्लॉक हुआ तो चाइना के सारे इंडस्ट्रीज चोकअप हो जाएंगे और एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहले से ही इस रूट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता था या पहले से इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने तो ऑलरेडी 27 साल पहले मलाक्का स्ट्रेट के पास 1988 में सिंगापुर के चांगी पोर्ट में एक बेस बनाया था, बट इसके 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1, ये बेस मलाक्का स्ट्रेट के एग्जिट पॉइंट पर है, विच बेसिकली मींस अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन में यूएस चाइना के शिपिंग को ब्लॉक भी करना चाहेगा, तब तक वो शिप ऑलमोस्ट मलाक्का क्रॉस करके एक ऐसे रीजन में होगी जहां पे चाइनीज नेवी ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन में है। प्रॉब्लम नंबर 2, चाइना का मलाक्का डायलेमा। अब जो भी हमारे रेगुलर स्मार्ट व्यूअर्स हैं, उन्होंने आज से 10 महीने पहले हमारे इस वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि आज के टाइम में दुनिया में चाइना का सबसे बड़ा डर क्या है, मलाक्का स्ट्रेट चोक होना। एंड सो अपने इसी डर से चाइना 2015 से थाईलैंड को थाई कैनाल बनाने का प्रपोजल देते आ रहा है। बेसिकली इस प्रपोजल में चाइना चाहता है कि थाईलैंड अपने सदर्न पार्ट के इस रीजन को कट करके वहां पर एक मैन मेड कैनाल बनाए, जिससे चाइना का मलाक्का स्ट्रेट पर टोटल डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा और उनका 1200 किलोमीटर का शिपिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, विच मींस सेविंग ऑफ टाइम एंड सेविंग ऑफ फ्यूल। अब पहले तो ये प्रपोजल थाई गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन साल 2020 में उनकी पार्लियामेंट ने इस प्रपोजल के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया और इससे अमेरिका एक बात तो समझ गया कि आज नहीं तो कल या तो चाइनीज इन्फ्लुएंस से या फिर चाइनीज चेकबुक डिप्लोमेसी के डेड ट्रैप में फंसकर थाईलैंड चाइना को यहां से रूट जरूर दे देगा और इसीलिए आज यूएस इस रीजन में अपना प्रेजेंस डेस्परेटली बनाना चाहता है। अब बात करते हैं यूएस को मिलने वाले अगले बेनिफिट के बारे में। सो इस मूव से यूएस अपना कंट्रोल सिर्फ ओशंस में ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि इस मूव से वो अपनी हेजीमनी को भी वापस गेन करना चाहता है बाय डिक्रीजिंग इट्स रिलायंस ऑन एलाइज। और फिर बेनिफिट नंबर 3 की अगर बात करें तो इंडिया की आजादी के बाद से ही यूएस ने हमेशा पाकिस्तान का ही साइड लिया। उन्होंने तो कारगिल जैसे वॉर में हमें टेररिस्ट के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स तक शेयर नहीं किए थे, क्योंकि यूएस को हमेशा से एशिया में प्रेजेंस के लिए एक एलाय चाहिए था, एक ऐसा एलाय जो कि बिकाऊ है। लेकिन जब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट निकला और उनके सबसे बड़े राइवल चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें इंडिया जैसे एक डेवलपिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, तब से न्यू सिचुएशन को देखते हुए वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने में लग गए। बट अब इंडिया भी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चैड मिनिस्टर एस जयशंकर बड़े स्मार्टली इसका फायदा उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन वॉर के समय में जब यूएसए ने हमें कहा कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, हमने फिर भी खरीदा। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. यूएस ने कहा रशिया से S-400 मत खरीदो, हमने वो भी खरीदा। सो ऐसे में यूएस की मजबूरी बन गई है कि वो हमें चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता, हम पे ज्यादा सैंक्शंस नहीं लगा सकता, बिकॉज इस वक्त में उसे हमारी बहुत जरूरत है। अब ऐसे सिचुएशन में यूएस के लिए खुद ही एक बेटर ऑप्शन ये बचता है कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एलाय लाइक इंडिया, वो खुद इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को बनाए। और इसीलिए इन्हीं सब गोल्स को अचीव करने के लिए आज यूएस इस लेवल तक गिर गया है कि वो अब अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए
रिलीजियन का फायदा उठा रहा है। अब अगर आप इन 3 कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार को देखोगे ना, तो इनमें एक चीज कॉमन है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड के आसपास के इन 3 कंट्रीज में पिछले कुछ सालों में बहुत अशांति मची हुई है। जैसे म्यांमार में कू हुआ, पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है। बांग्लादेश में रेगुलरली कुकी चिन ट्राइब के बांग्लादेशी आर्मी के साथ क्लैशेस होते जा रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इन तीनों क्लैशेस में एक ही ट्राइब कॉमन है, कुकीज, जो बाय रिलीजियन क्रिश्चियंस है। सो बाय कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, कहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का यह दावा सही तो नहीं है कि यूएस जल्दी वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, क्योंकि यूएस भी जानता है कि रिलीजियन एक स्ट्रिंग है जिससे एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है। और अगर यह सच हुआ तो इसका इंडिया पर भी काफी नेगेटिव असर होगा, और हो भी रहा है, जैसे हम मणिपुर में देख रहे हैं। बट द वर्स्ट पार्ट इज इट वुड नॉट स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय भी है, जहां पे 85% से ज्यादा पॉपुलेशन आज क्रिश्चियन है। सो डेफिनेटली यूएस द्वारा लगाए इस आग का असर इंडिया पर भी होगा। और ये बात ऑलरेडी शेख हसीना की अवामी लीग के स्पोक्सपर्सन सादरुल अहमद खान ने अपने एक इंटरव्यू में कह भी दी है कि खाली बांग्लादेश ही नहीं, उनके इस मिशन का टारगेट म्यांमार और इंडिया भी है। और कहीं ना कहीं अगर आप पैटर्न्स को देखोगे तो ये बात सही भी होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप ही सोचो पिछले 1 साल से मणिपुर में इतनी अशांति आखिर क्यों है। इन मिस्क्रेंट्स के पास इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होना और उनका कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में किसी ट्रेन मिलिट्री की तरह लड़ना, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। आज से कुछ ही दिन पहले 12 जून 2024 को सीएम बीरेन सिंह के कॉन्वॉय पर लीथल अटैक कराना, ये सब बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट और फंडिंग के पॉसिबल नहीं है। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस कोई दूध का धुलावा बिल्कुल नहीं है। यूएस पहले भी ऐसे टैक्टिक्स यूज कर चुका है अनगिनत बार। जैसे टिमोर लेस्टे का एग्जाम्पल ले लो, अपने मतलब के हिसाब से 2 देशों को उसने जोड़ा और फिर मतलब खत्म होने के बाद तुरंत उन्हें तोड़ भी दिया। आज से 50 साल पहले 1975 में यूएस ने टिमोर लेस्टे के साथ यही तो किया था। यूएस को पता चल चुका था कि टिमोर लेस्टे में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, जबकि यूएस ऑफ कोर्स चाहता था कि साउथ ईस्टर्न रीजन में उसका डोमिनेंस बढ़े। सो उसने अपने एलाय इंडोनेशिया को वेपन सप्लाई करके, फंड करके टिमोर लेस्टे को इन्वेड करवा दिया। 20 सालों तक वो देश इनसेशिएबल रहा, जलता रहा। वहां की 2/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई और लास्ट में यूएस ने टिमोर लेस्टे को एक अलग ही देश बना दिया, जहां आज मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहते हैं, जिससे यूएस को यह फायदा मिला कि यूएस का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ गया। अब टिमोर लेस्टे छोड़ो, कोरिया के साथ ही क्या हुआ आपको पता ही होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन यूएसएसआर और यूएस के कोल्ड वॉर की वजह से यूएस ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में वॉर्स लड़वाकर साउथ कोरिया को एक अलग देश बना दिया, जिससे कोरियन पेनिनसुला में यूएस का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग हो गया। इनफैक्ट कोरिया के डिवीजन को भी 2 अमेरिकन ने ही एग्जीक्यूट किया था, वो भी विदाउट एनी नॉलेज। उन्होंने कोरियन पेनिनसुला को सिर्फ ग्लोब के 38th पैरेलल लाइन के हिसाब से हमेशा के लिए डिवाइड कर लिया। So now having understood कि US has always been a serial offender, हमारी चिंता यह होनी चाहिए कि US का अगला निशाना शायद अब इंडिया भी हो सकता है। And according to Sputnik, बांग्लादेश की अवामी लीग के स्पोक्सपर्सन ने यह साफ-साफ क्लेम किया है कि US चाइना के साथ चल रही अपनी कोल्ड वॉर में अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया में हो रही कुकी चीन इंसर्जेंसीज को सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो म्यांमार और मणिपुर प्रोटेस्ट में आए दिन जॉर्ज सोरोस के लिंक्स के रिपोर्ट सामने आते हैं। जॉर्ज सोरोस बेसिकली एक अमेरिकन बिलियनर ही तो है जो डायरेक्टली CIA से लिंक्ड है, और ये बात कई रिपोर्ट्स ऑलरेडी प्रूव भी कर चुकी है। सो दिस इज डेफिनेटली अ बिग अलार्मिंग थ्रेट टू इंडिया। और क्योंकि अब हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो रही इंस्टेबिलिटी में भी काफी हद तक यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। सो नाउ यू टेल मी गाइस, इस थ्रेट से लड़ने के लिए इमीडिएटली इंडिया क्या एक्शन ले सकता है? व्हाट कैन वी डू? हाउ कैन वी फाइट बैक? नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस को नीचे लिखना। आज के ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से यूएस काफी डेस्परेट हो चुका है पपेट कंट्रीज के लिए, बिकॉज उसके खुद के पपेट कंट्रीज अब उसे छोड़कर उसे धोखा देके भाग रहे हैं, बिकॉज यूएस की असलियत सामने आ रही है। और अभी हाल ही में एकदम फ्रेश न्यूज है, सऊदी अरेबिया ने भी डॉलर को सीधा पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट कर दिया है। सऊदी अरेबिया जो कि यूएस का सबसे बड़ा एलाई हुआ करता था, अब वो डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है।
सो यूएस की ये सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है आज के तारीख में, इसे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। उसी वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि यूएस की पास्ट में क्या स्ट्रैटेजीज रही है जिससे सारे कंट्रीज बहुत अनहैप्पी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना आगे ऐसी वीडियोस के लिए। टेक केयर गाइस, जय हिंद।